हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का स्टडी प्लान समझा दिया था। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पूरे चैप्टर में हम कौन से वीडियो में किस चीज को डिस्कस करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको कैसे उस पर काम करना है। ये सब डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है और आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो जो पूरा चैप्टर वो 4 पार्ट में डिवाइड है। उसमें से जो एक पार्ट है वो हमारा है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें जो हिस्ट्री है वो 1815 के पहले की है। ठीक है, तो 1815 के पहले इसका जो इसमें हमें बात समझाया गया वो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना है इस पूरे पैराग्राफ में खाली कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, ग्लोबलाइजेशन एमर्ज कैसे हुआ, और जो लोग हैं वो एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से किस तरीके से कनेक्टेड हैं। बस ये सब चीजें बस हमें यहाँ पे समझनी है। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है वो मतलब अभी तो स्टार्ट हुआ नहीं है कि लगभग 50 साल 60 सालों का हिस्ट्री हो, ऐसा तो है नहीं। ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो एक कंट्री के लोग हैं वो दूसरे कंट्री के साथ जो उनका कनेक्शन है ये कई हजारों साल पुराना है। अब ये जो लोग एक जगह से दूसरी जगह कनेक्टेड हैं वो किस किस चीज के थ्रू कनेक्टेड हैं। या तो वो लोग कल्चरली कनेक्टेड हैं, या फिर वो लोग इकोनॉमिकली कनेक्टेड हैं, या पॉलिटिकली कनेक्टेड होते हैं। कल्चरली कनेक्टेड होने का मतलब होता है कि एक आदमी जो है वो दूसरे कंट्री में जाकर के बस गया। ठीक है, अब वहां पे अपनी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। अब दूसरी कंट्री का आदमी पहली कंट्री में आ गया, वहां पे अपने कल्चर को जो उनका फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री में उसका कल्चर ट्रांसफर होता है। इकोनॉमिक ट्रांसफर कैसे होता है कि एक आदमी अगर मान के चलो दूसरे शहर में जाता है, दूसरे सिटी, दूसरी कंट्री कहीं भी जाता है, तो वहां पे अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना पैसा लगाता है। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में एक आदमी दूसरे कंट्री में इकोनॉमिकली जो है लिंक्ड होता है, या फिर इकोनॉमिकली उसका जो इकोनॉमी है वो ट्रांसफर होती है। वैसे ही पॉलिटिकल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर पूछा जाए कल को कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो हमें ये बताना होता है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री से किस तरीके से रिलेट करते हैं, किस तरीके से वो लोग रिलेट मतलब एक दूसरे को जानते हैं, कि उन लोगों के बीच में ट्रेड का कैसा रिलेशन है, उन लोगों के बीच में इकोनॉमी का कैसा रिलेशन है, या पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। ये सब स्टडी करना ग्लोबलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है। जैसे कि अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए तो क्या करोगे आप, डिस्कस करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे, या फिर अगर क्रिटिसाइज करने के लिए आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीजें लास्ट वीडियो में बताई जाएंगी। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे बस। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो 50 साल की हिस्ट्री है नहीं, वो यहाँ पे हमें बताया गया है। और उसके बाद इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि जो ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री है वो ट्रेड से, लोगों के माइग्रेशन से, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे उससे डेवलप हुई। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह गए तो अपना कैपिटल भी लेकर के गए और भी बहुत सारी चीजें अपनी लेकर के गए, और दूसरी जगह से भी पहली जगह पे ऐसी चीजें ही ट्रांसफर हुई। तो इस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो एमर्ज हुआ। ठीक है, ग्लोबल रिलेशन बेसिकली एक दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो स्टेब्लिश हुआ। अब इसमें ना कुछ मतलब कि ड्रामेटिक सीन जो है वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं कि as we think about the dramatic and visible sign of the global interconnection in our लाइफ टुडे, तो हम आज भी ये चीजें देखते हैं कि जो लोग बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के रह रहे हैं, चाहे हम लोग हमारे यहाँ के लोग जो बाहर गए हैं, उस सब जगहों पे ना इन सबके जो प्रेजेंस है वो दिखता है। जैसे कि आजकल जो हम खाना खाते हैं उसमें हमें दिखता है कि उसमें चाइनीज फूड होता है, उसमें यूरोपियन फूड होता है, और यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ पे चाइनीज एंड एशियन फूड जो है वहाँ पे आपको मिक्स मिलेगा। तो ये जो है इंटरकनेक्टेडनेस जो है वो आज भी हमें नजर आती है। ठीक है, अब जो ये ग्लोबलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये कई फेजेस में हुआ है। ठीक है, एक फेज तो इसका जो है वो अभी हम देख रहे हैं कि 1815 के पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ग्लोबलाइजेशन कैसे डेवलप हुआ, मतलब कैसे इमर्ज हुआ, एक जगह से लोग दूसरी जगह कैसे गए, कैसे उन्होंने अपनी जो कनेक्टिविटी है वो डेवलप की जब टेक्नोलॉजी नहीं थी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हुई, जैसे कि इंटरनेट आना शुरू हुआ, ये फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चीजें जब आई, तो इस टाइम पर किस तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन जो है वो चेंज कैसे हुआ, कैसे आज के समय में हम एक दूसरे कंट्री के साथ कनेक्टेड हैं, ये सब चीजें नेक्स्ट फेज में है। तो कई फेजेस हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो मतलब कि हिस्ट्री हमारी ह्यूमन हिस्ट्री है उसमें हम सभी लोग एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे आज हम अमेरिका को जानते हैं, अमेरिकन इंडियंस को जानते हैं, या चाइनीज को जानते हैं, चाइनीज जापानीज या ऑस्ट्रेलियन को जानते हैं, ये सारी जो चीजें ना वो ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, अब एंशियंट टाइम में जो ट्रेवलर्स थे, ट्रेडर्स थे, प्रिस्ट थे, पिलग्रिम्स थे, ये सब जो लोग थे ना ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते थे, मतलब कि जाते रहते थे। जैसे जो ट्रेवलर्स थे, जैसे आपने सुना होगा नाम युआन चुआंग या ह्यूएन सांग, फाहियान का नाम सुना होगा, या फिर इब्न बतूता, ये सब लोग ट्रेवलर थे। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह नॉलेज के लिए या फिर अपनी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। वैसे ही ट्रेडर्स थे, जैसे आपने वास्को डिगामा का नाम सुना होगा। तो वास्को डिगामा ट्रेडिंग करने के लिए मतलब कि एशिया मतलब इंडिया आए थे।
वैसे ही प्रीस्ट अपने जो उनके रिलीजन है उनके मैसेजेस को दूसरे जगहों पे स्प्रेड करने के लिए घूमते थे। तो इस तरीके से क्या होता था कि एक कंट्री का दूसरे कंट्री में इन्फॉर्मेशन पहुंचता था और दूसरी कंट्री का इन्फॉर्मेशन पहली कंट्री में आता था। और पिलग्रिम्स जो होते हैं उनके कारण भी जो है जो कल्चरल शेयर है वो पूरी दुनिया में बढ़ा। ठीक है, अब ये लोग जो है नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने जो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट है उसके लिए आते थे। और कुछ लोग जैसे उनको कंट्री से अगर निकाल दिया गया तो वो प्रोसिक्यूशन के कारण भी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में चले जाते थे। और जब ये लोग जाएंगे कहीं पर तो अपनी सामान कुछ लेकर के जाएंगे, पैसे लेकर के जाएंगे, अपनी वैल्यू, स्किल जो उनको आता होगा, काम करने जो भी आता होगा, आइडिया, इन्वेंशन, ये सब कुछ लेकर के जाएंगे। तो और साथ में देखो, जब ग्लोबलाइजेशन होगा, एक जगह से दूसरी जगह चीजें ट्रांसफर होंगी या दूसरी जगह से पहले जगह जब चीजें आएंगी तो कुछ पॉजिटिव चीजें भी आएंगी, कुछ निगेटिव चीजें भी आएंगी। तो ये सब तो पॉजिटिव चीजें हो गई, ठीक है, गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल, आइडिया, ये सब पॉजिटिव चीजें हो गई। बट जर्म्स एंड डिजीज निगेटिव चीज हो गई, क्योंकि जब एक जगह के लोग दूसरी जगह पे जाते हैं तो अगर मान के चलो यहाँ के लोगों को चिकन पॉक्स हो रखा है तो यहाँ के लोगों के अंदर उसकी एंटीबॉडी भी होगी, ठीक है, इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी। बट यहाँ नए जगह जो है, मान लो बी नया जगह है, यहाँ के लोगों को अगर चिकन पॉक्स कभी नहीं हुआ तो इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होगी। तो जब इनको चिकन पॉक्स पहली बार जब होगा तो बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन का ये क्या होगा, नेगेटिव साइड हो गया। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन जब होता है तो एक कंट्री के लोग जब दूसरे कंट्री में जाते हैं तो जर्म्स और डिजीज भी लेके जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मतलब कि अननेचुरल डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, लोग पैसे लेकर, गुड्स लेकर के आए, मनी लेकर के आए। जैसे आपको पता होगा कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया को कॉलोनी बनाया, तो वो लोग पैसे भी लेकर के आए, अपने सामान लेकर के आए। उनके वैल्यूज भी इंडिया में, वैल्यूज एंड आइडिया को अगर हम समझे तो क्या है कि जैसे ये माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, वो ब्रिटेन में स्टैब्लिश हुई थी। तो इंडिया में वो वैल्यूज वो लेकर के आए। इंडिया में उन्होंने जो आज की मॉडर्न डे जुडिशरी है वो स्टैब्लिश किया। और भी बहुत सारी चीजें, मतलब कि द रूल बाय लॉ जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, कि जो भी काम होता है वो कानून के हिसाब से होता है। ये सारी चीजें कहाँ से आई, ये मतलब वेस्टर्न कंट्रीज से आई। तो ये सब क्या होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब कोई आदमी मान कर चलो हमारी कंट्री में आएगा तो अपनी स्किल भी लेकर के आएगा। जैसे कि पहले अगर हमारी कंट्री में लोगों को कंपास बनाने नहीं आता था। कंपास क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप अगर ओशन में ट्रेवल करते हैं तो आपको डायरेक्शन देखने के लिए आपको जरूरी होता है कंपास। तो कंपास कैसे आया हमारी कंट्री में, जो चाइनीज लोग हमारे कंट्री में आए उन लोगों ने हमारी कंट्री में ये कंपास बनाना सिखाया। और ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे यहाँ पर कैनन बनाना ब्रिटिशर्स से हमने सीखा। हमारे यहाँ पर जो प्रिंटिंग है वो हमने पोर्टुगीज से सीखा। तो ये हो गया स्किल, कि कोई कंट्री के लोग अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो अपनी स्किल लेकर के जाते हैं। और इन्वेंशन भी यही सब चीजें हो गई, कि कोई कंट्री के, किसी भी कंट्री के लोग अगर दूसरे कंट्री में जाएंगे तो उनको जो आता होगा उससे जहाँ पे वो गए हैं वहां पे जाकर कुछ ना कुछ इन्वेंट करेंगे, कुछ नया बनाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये ग्लोबलाइजेशन की पॉजिटिव चीजें होंगी। जन सम डिजीज का मैं बताऊं तो जैसे मतलब कि आपने पढ़ा होगा 1750 के आसपास इंडिया में चिकन पॉक्स और ये आपका प्लेग, ये सब डिजीजेस फैले थे। पहले ये इंडिया में नहीं होते थे। तो जब नए लोग आते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिजीज जो है वो ट्रांसफर होती है, जो कि बहुत ही डेडली डिजीज होती हैं। ठीक है, तो लोगों के घूमने का कारण या नई जगहों पे जाने के कारण दोनों चीजें हो सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं, निगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो इंडिया है, इंडिया का जो पूरे दुनिया के साथ जो कनेक्शन है वो 3000 साल से भी पुराना है। ठीक है, तो आपने नाम सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब आज का जो पाकिस्तान है या आज का जो गुजरात है, तो यहाँ पे जो हड़प्पा है या आपने मोहनजोदाड़ो के नाम सुने होंगे, तो ये सभी जगहों के जो लोग थे वो वेस्ट एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करते थे। वेस्ट एशियन कंट्री कौन सी है, जैसे आज का इराक, आज का आपका सीरिया, या फिर सऊदी अरब, यूएई, ये सब कंट्री वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं। इनके साथ रिलेशन लगभग 3000 साल से भी पुराना रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने कभी सुना होगा कि पहले के समय में जो ट्रेडिंग होती थी उसमें करेंसी या कॉइन्स तो होते नहीं थे, तो उसमें कॉडीज का यूज होता था। कॉडीज क्या होती हैं, सी सेल्स होती हैं। ठीक है, समंदर के आसपास में मिलती हैं। अब ये जो सी सेल्स थी ये मिलती थी मालदीव के पास। मालदीव कहाँ है, श्रीलंका। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पर श्रीलंका आता है, श्रीलंका के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मालदीव है। ठीक है, तो यहाँ के जो कॉडीज थी उसका इस्तेमाल किया जाता था चाइना या ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज में ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, इन कॉडीज को देकर के लोग वहां पर सामान खरीदते या बेचते थे। और ये जो पूरा हिस्ट्री है, मतलब डिजीज डिजीज फैलाने का, ये सब चीजों का, इसके जो आपको एविडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं, जो ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाते हैं, वो 7th सेंचुरी से मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना, इसको ये इसका मीनिंग बहुत बड़ा मीनिंग है कि कैसे 7th सेंचुरी से मिलना शुरू हो गया, कहाँ पे इसका एविडेंस है। ये सब अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये पूरे चैप्टर से भी बड़ा डिस्कशन से भी इसी लाइन का हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना समझा रहा हूँ कि जो डिजीजेज हैं
वो ग्लोबलाइजेशन अगर होगी, ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि एक कंट्री के लोगों का दूसरे कंट्री के साथ अगर कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो उसके कारण डिजीज भी वहां पे ट्रांसफर होंगी, क्योंकि लोग जाएंगे तो अपने अपनी अपने साथ डिजीज भी लेके जाएंगे। तो इस ये जो चीज है इसके एविडेंस 7th सेंचुरी से मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो रियल जो ग्लोबलाइजेशन है जो आज हम देखते हैं उसका जो बड़ा इम्पैक्ट है वो कहाँ से कब से स्टार्ट होता है, 13th सेंचुरी से। और 13th सेंचुरी यहाँ पे क्यों बोला गया, क्योंकि आपने अभी ना एक्चुअली आपका जो 10th क्लास में एक ना चैप्टर हुआ करता था प्रिंट एंड कल्चर, वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। पुराने बुक अगर आप देखेंगे तो उसमें प्रिंट एंड कल्चर एक चैप्टर होता था, उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 13th सेंचुरी के आसपास में चाइना से प्रिंटिंग के सामान जो थे ना, प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी थी वो ट्रांसफर हुई थी यूरोप में, ठीक है। और एक गुटेनबर्ग नाम के एक वहां पर एक बहुत ही अच्छे एक फिलोसफर थे या फिर एक टाइप के वर्कर थे जो चाइना वाले जर्मनी में मॉडर्न प्रिंटिंग मशीन बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि पूरी दुनिया में प्रिंटिंग का काम शुरू हो जाता है, एक जगह के इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह लोगों को प्रिंट के थ्रू बताया जाना शुरू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए बताया गया कि 13th सेंचुरी जो है ना वो जो है एक अनमिस्टेकेबल लिंक बनाता है ग्लोबलाइजेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझने की कोशिश किया कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो हमने ये समझा कि ग्लोबलाइजेशन में एक कंट्री का दूसरे कंट्री के लोगों के साथ रिलेशन होता है। वो रिलेशन इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर कल्चरल किसी भी टाइप का हो सकता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते हैं, माइग्रेशन करते हैं, इस सबसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो इमर्ज होता है, फैलता है। लोगों के कनेक्टेडनेस जो होती है उससे भी लोगों को उससे एक कंट्री का दूसरे कंट्री में जो गुड्स है, जो मनी है, वैल्यू है, स्किल है, आइडिया, इन्वेंशन, ये सारी चीजें शेयर होती हैं, ट्रांसफर होती हैं। और इसके साथ निगेटिव चीजें भी कुछ ट्रांसफर होती हैं, जैसे कि जर्म्स एंड डिजीज, जिसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे निगेटिव पड़ता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये जो पूरा जो आपने डिस्कशन यहाँ पर समझा है, इसमें बस एक ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई ग्लोबलाइजेशन, या एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, बस, ठीक है। इसमें कोई खास और कोई क्वेश्चन इसमें बनना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन आंसर जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। हम लोग इस पूरे लेक्चर में जब हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो 10 ईयर के क्वेश्चन तो हम सीबीएसई का डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद सीआरपीएफ स्कूल, डीपीएस स्कूल, उसके बाद हम लोग इसमें ये आर्मी पब्लिक स्कूल, इन सब के स्कूल के भी पेपर जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जनरली सीबीएसई की जो कमेटी जो पेपर बनाती है उन लोगों के टीचर ऐसे स्कूल से होते हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इनके स्कूल का जो पेपर है उसको भी जरूर हम डिस्कस करें, और राइटिंग की जो स्किल है जैसे कि रिप्रेजेंटेशन स्किल, उसको उसको हम अच्छे से समझेंगे और उसको भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इन केस अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी प्लीज आप सजेशन जरूर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।